नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या दिया है? कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं आगे। पहले इसे पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था। किस कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था? तो बाढ़ के कारण, है ना। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता था। और दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। कहां से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी दो राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है? दो राज्यों। कौन कौन से? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन से? बाराकर, कोनार, बोकारो, हहारो, जामुनिया। ये दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। प्रश्न दूसरा क्या दिया है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं आगे। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर या भारतीय मानक समय देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय देशांतर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं? तो 5 राज्य से होकर गुजरते हैं। वो कौन कौन सा राज्य है? ये राज्य याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर भारत के लगभग मध्य भाग प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। इसी देशांतर को देश की मानक समय रेखा माना गया है। 82.5 पूरी देशांतर भारत के किस मध्य भाग से गुजरते? तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरते हैं। इसी देशांतर को देश के मानक समय रेखा माना गया है। प्रश्न क्या दिया है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो क्या बताएंगे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बना सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। और किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। यह भारत और बांग्लादेश में फैला है। ये कितने देश में फैला हुआ है? तो
दो देश में, कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश में, याद रखना। और इसी डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम किस कारण पड़ा है, तो इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। यह जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यह सदाबहार वनों और खारे दलदलों से भरा है। यहाँ पर सदाबहार वन और खारे दलदल से भरा हुआ है। यहाँ मैंग्रोव के घने जंगल से घिरा हुआ है, या मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन के घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ रायल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो ये सुंदरवन डेल्टा में है। तो याद रखना है कि रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या पूछा, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका डिटेल देखते हैं आगे। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। क्या है, नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो अमरकंटक पठार से, और ये पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और नर्मदा नदी अपना जल खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिराती है। और किस राज्य के तट पर अपना जल गिराती है, तो गुजरात, ये भी याद रखना है। और किस खाड़ी में गिराती है, तो खंबात की खाड़ी में या अरब सागर। किस सागर का बात है, तो अरब सागर। और खाड़ी की बात है तो खंबात की खाड़ी। और किस राज्य की तट पर गिराती है, तो गुजरात। और नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न ने क्या दिया है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, तो क्या आएगा, जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। यह मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण बनता है। ये जलोढ़ मिट्टी किस के द्वारा बनता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण बनता है। यह मिट्टी भारत के लगभग 35 से 40% हिस्से में पाए जाते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग कितने हिस्से में पाए जाते हैं, तो 35 से 40% हिस्से में पाई जाती है। यह मिट्टी विशेष रूप से पोटास खनिजों से समृद्ध है। इस मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, तो पोटास, याद रखना है। यह मिट्टी विशेष रूप से पोटास खनिजों से समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी में 4 तरह की मिट्टी होती हैं। जलोढ़ मिट्टी में कितने तरह की मिट्टी होती है, तो 4 तरह की मिट्टी होती है। कौन कौन से, खादर, बागर, भावर व तराई। ये याद रखना, कौन कौन से, खादर, बागर, भावर व तराई।
इसका उत्तर ये बताना है कि ये 4 प्रकार की मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है। इसका उत्तर कमेंट में करके बताना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों।